डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल एक कंडीशन ला ली थी जहां पे हम अपनी कंपनी का फॉर्मेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब वो भाटिया कंपनी, भाटिया फुटवेयर जो एक पार्टनरशिप फर्म में चल रही थी, अब उसकी आज एक ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पे हम उसको कंपनी बनाने जा रहे हैं। अब कंडीशन कौन सी है? तो मैंने आपको बताया, द शॉर्टकमिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव गिवन बर्थ टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसमें क्या शॉर्टकमिंग था कि इसमें मेंबर्स में लिमिटेशन है। पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए आप मैक्सिमम कितने मेंबर्स पार्टनर्स लेकर अपना बिजनेस करते हो? 50। अब क्योंकि इनको अपना बिजनेस महाराष्ट्र, 50 ब्रांचेस तो महाराष्ट्र में हो गई, बराबर कि नहीं? अब इनको महाराष्ट्र से बाहर निकलना था, गुजरात वगैरह, एमपी, यूपी, हर जगह पे अपने बिजनेस को फैलाना था और वो कॉम्पिटेंट बिजनेस सच में था, ऐसा हमको लग रहा था। इसलिए उनको अपने बिजनेस का स्केल बढ़ाने के लिए अब उनको टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं वकील था तो उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मा रखा था, ये मतलब रिस्पॉन्स भी रखी थी कि मैं उनको कंपनी बना के दूं। तो आज से हम वो कंपनी बनाने की प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने देखा कि कंपनी की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में डिवाइड की गई है, यानी कंपनी फॉर्मेशन की जो स्टेजेस है वो सारे काम वो 3 स्टेजेस में डिवाइड किए गए, बराबर कि नहीं? पहला स्टेज था प्रमोशन स्टेज। पहले सबसे पहले मैंने इनको बोला कि यार सब मत आओ, सब क्यों नहीं हो हमारे पास? तुम रोज यहाँ पे आ रहे हो, हमको तंग कर रहे हो, सब लोग आके मेरे ऑफिस में हल्ला कर रहे हो, ऐसे काम करो। तुम 4-5 जो समझदार लोग हैं तुम में से वही आओ रोज, मेरे को टाइम दो, 2-3 महीने दो, और 2-3 महीने के अंदर तुमको कंपनी बना के मैं देता हूँ और फिर मेरी फीस तुम्हें को दे देना। मेरी फीस कितनी थी कल की? हाँ, 50,000 रुपए दे देना। ओके, क्लियर? चलो, तो मान गए। अब समझदार व्यक्ति कुछ 50 में से 2-3 व्यक्ति थे, हर्ष, नील, वरुण और धीरज, ये चारों मेरे ऑफिस में आए और आज से हम अपनी पहली स्टेज शुरू करने जा रहे हैं। अभी है तो चारों अंगूठा छाप, इट मीन्स व्हाट? पढ़े लिखे कम, ए। हाँ, यानी पढ़ाई में कम है, बाकी बिजनेस में अच्छे हैं, एजुकेशन कम है। तो उन्होंने बोला सर ये स्टेजेस के नाम ऐसे रखे क्यों है, पहले इनका मतलब बताओ हमें। अब आपको फुकट में पैसे देंगे नहीं, पहले पूरा मतलब बताओ कि एक्चुअली ये स्टेजेस में होता क्या है। तो देखो, मैंने बोला देखो पहली स्टेज का नाम है प्रमोशन स्टेज। ये क्या है? फॉर्मेशन स्टेजेस है जॉइंट स्टॉक कंपनी के। ओके, यानी क्या? आज से हम अपनी कंपनी को फॉर्म करना शुरू कर रहे हैं, बनाना शुरू कर रहे हैं। यानी आज से हम सबसे बड़े पैमाने का धंधा बनाना शुरू कर रहे हैं। किसको? वो भाटिया फुटवेयर को, है ना? चलिए, तो अब भाटिया फुटवेयर का मिशन क्या है हमारा? कि भाटिया फुटवेयर को आज से हम कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं। और पहली स्टेज है प्रमोशन स्टेज। तो उसमें इन चारों ने मेरे से मीटिंग, मतलब ऑफिस में बैठे और उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं, पूछा कि सर प्रमोशन स्टेज होती क्या है, पहले वो तो बताओ कि क्यों हम इसको प्रमोशन स्टेज बोले भाई। तो मैंने देखो प्रमोशन स्टेज के अंदर होता क्या है, सुनो। प्रमोटर्स जो होते हैं ना, प्रमोटर्स वो अपनी बिजनेस की आइडियाज, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है सारे कंपनी को फॉर्म करने के लिए, वो प्रिपेयर करते हैं। अब इन्होंने बोला सर प्रमोटर कहां से लाना, सही कि नहीं? ये तो अजीब बात हो गई, रहने दो, हम पार्टनरशिप में खुश है। अरे भाई, प्रमोटर और कुछ नहीं, तुम सब प्रमोटर हो रे। बोला मतलब सर समझा नहीं। मैं देखो, प्रमोटर यानी वो पर्सन जो कंपनी को फॉर्म करता है, सिंपल भाषा में। अब बताओ कंपनी कौन बना रहे? तुम 50 लोग मिलके बना रहे ना, तो तुम सब 50 लोग बन गए प्रमोटर्स। यानी कंपनी बनने के पहले के मालकों को बोलते हैं प्रमोटर्स। और जैसे ही कंपनी के बनने के बाद यही प्रमोटर्स में से कुछ लोग कंपनी का भार संभालेंगे और कंपनी का ओनरशिप संभालेंगे। तो ये सब बन जाएंगे मेंबर। क्या बन जाएंगे फिर? तो बताओ, बिफोर फॉर्मेशन ओनर्स कॉल्ड एज प्रमोटर्स। एंड हु इज द प्रमोटर्स? प्रमोटर यानी ऐसे पर्सन जो बिजनेस की आइडिया लेके आते हैं, यानी कंपनी फॉर्मेशन की आइडिया लेके आते हैं और कंपनी फॉर्म करते हैं। अब बताओ कंपनी फॉर्म कौन कर रहा है? तुम 50 लोग मिलकर। तो तुम सब 50 लोग कौन बन गए? प्रमोटर। सिंपल भाषा में प्रमोटर और कोई नहीं, तुम ही हो 50 लोग। समझा? क्लियर? तो सही मायने में लॉ ने डेफिनेशन में प्रमोटर्स को क्या डिफाइन किया आपको पता है? अ पर्सन हु फॉर्म द कंपनी एंड गेट अ बिजनेस आइडिया
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी नोन एज प्रमोटर्स। जो पर्सन बिजनेस आइडिया लेकर कंपनी फॉर्म करते हैं उन पर्संस को हम कहते हैं प्रमोटर्स। अब बताओ मेरे पास कंपनी बनाने का जिम्मा कौन लेके आया रे? तुम सब 50 लोग लेके आए ना भाई, हमको बड़ी दुकान बना के दो। तो बड़ी दुकान बनाने का काम मैं भले कर रहा हूं, लेकिन है तो तुम्हारी दुकान है वो, तो तुम सब कौन हो गए? प्रमोटर, सिंपल भाषा में। ओके, पार्टनर्स को यहाँ पे प्रमोटर्स बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टनर्स ही ऐसे पर्सन है जो कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली प्रमोटर्स कौन हो गया, समझ में आ गया क्या? आपको एंट्रेंस टेस्ट में आएगा, अ पर्सन हु फॉर्म द कंपनी एंड गेट अ बिजनेस आइडिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज नोन एज डैश प्रमोटर्स। हाँ बोलो। नहीं ना बेटा, 50 लोगों, ये बताओ कंपनी बनने के बाद ये 50 लोग मालक नहीं रहेंगे क्या? रहेंगे। तो ये प्रमोटर्स है। कौन है? बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ओनर्स कॉल्ड एज प्रमोटर्स। सिंपल भाषा में जो ओनर्स है ना फॉर्मेशन के पहले, हेलो, उनको प्रमोटर्स बोलेंगे। सिंपल, ठीक है। और प्रमोटर बनने के बाद ये सब बन जाएंगे मेंबर्स। ओके, इन सबको एक और नाम दिया है शेयर होल्डर्स। अब वो शेयर होल्डर मैंने इसलिए नहीं लिया, थोड़ा खतरनाक नाम है ना, तो इसलिए थोड़ा मैंने सिंप्लीफाइड किया। मेंबर यानी मालक, सब मालक, ज्वाइंट मालक। समझा आपको? क्लियर? हाँ। a person who form and get business idea, है ना, and get business idea for the company, for joins the company लिखो चलेगा, that person is known as promoters। डन, ठीक है। अब बताओ पहली स्टेज को प्रमोशन स्टेज क्यों बोलते हैं? अब सुनो उसका रीजन क्या है। इस स्टेज को प्रमोशन स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स बहुत सारे प्रिलिमिनरी वर्क्स करते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए। अब बोलोगे सर ये नए नए खतरनाक वर्ड कहाँ से ला रहे? मैंने आपको प्रिलिमिनरी वर्क्स पढ़ाया हुआ है, पहले भी नहीं पढ़ाया हुआ है? प्रिलिमिनरी वर्क्स का मतलब है बिफोर फॉर्मेशन वर्क। सिंपल भाषा में सुनो, जान हटाओ, इधर देखो, सिंपल बता रहा हूं। सिंपल प्रिलिमिनरी वर्क्स में क्या होता है कि कंपनी बनने के लिए जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंटेशंस है जो हमको आरओसी को प्रेजेंट करना है। अब आरओसी कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, पता है तुमको? हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके, वो उसको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के लिए जो भी हमको डॉक्यूमेंटेशन लगता है वो सब कौन प्रिपेयर करते हैं? प्रमोटर्स। कौन करते हैं? और इसलिए उनकी स्टेज को, उस काम को हमने नाम दिया है प्रमोशन स्टेज। यानी यहाँ पे वर्क किसका है? प्रमोशन का। अब आप लोगों सर लेकिन यहाँ तो आप वर्क कर रहे हो। अरे मैंने इनके बिहाफ में वर्क करना है, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं करना है, मैं मालक थोड़ी ना हूँ। मालक कौन है? ये सब लोग, 50 लोग। लेकिन 50 लोग सब भीड़ आएंगी मेरे ऑफिस में, इसलिए 50 लेकिन 4 समझदार लड़कों को, मैंने व्यक्तियों को बुलाया, इन पार्टनर्स को, और बोला आ जाओ अपना इन्फॉर्मेशन दो, मैं तुम्हारी डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ। उस स्टेज को अपन बोलेंगे प्रमोशन स्टेज। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंटेशन है मैं खुद ही करूंगा, क्या करूंगा तो उनके बिहाफ में ना भाई, इसलिए का नाम दिया है प्रमोशन स्टेज। समझा आपको बच्चा लोग अभी? तो व्हाट इज प्रमोशन स्टेज? क्लियर है? आप प्रमोशन स्टेज में कौन सी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो देखने जा रहे हैं। यानी पहला काम का, पहला स्टेज का पहला स्टेप, तो बोलूं पहला स्टेज का पहला स्टेप, ये स्टेप्स है। ओके, यानी स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है क्या? बोला सर बताओ सर। अच्छा बताओ प्रमोशन स्टेज क्यों बोलते हैं? समझा पहली स्टेज को? क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स एक्टिवली काम करते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए। क्लियर? हाँ, सबसे पहले अपने को पहली डॉक्यूमेंट बनानी पड़ेगी। हर्ष, नील, वरुण, धीरज, सुनो। कौन सी? पूछो कौन सी? वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लान। यानी पहली अपने को फाइल तैयार करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट। ऐसे डॉक्यूमेंट बनाएंगे बहुत सारी और फाइलों में अटैच करते करते जाएंगे। ओके, तो पहली डॉक्यूमेंटेशन मांगता है आरओसी, बिजनेस प्लान का है। बताओ ये सब डॉक्यूमेंट हम जो तैयार कर रहे हैं ना बेटा, ये सेकेंड स्टेज में सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि असल में हमारी कंपनी अभी बनी नहीं है। अभी कंपनी के लिए हम पापड़ बेल रहे पीछे के, इसलिए इसको नाम दिया है प्रिलिमिनरी वर्क्स। प्रिलिमिनरी वर्क्स क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी वर्क्स।
preliminary works for before formation of the work known as, कोई भी दुकान शुरू करने के पहले जो पीछे के काम होते हैं उन सबको नाम दिया गया है प्रिलिमिनरी वर्क्स। बोलो मेरे साथ, एक्सेट थोड़ा भारी है ना, प्रिलिमिनरी बोलो, लिख के दूं? हाँ बेटा वही बस रेडीमेड खाने की इच्छा हो गई है। बोलो मेरे साथ, प्रिलिमिनरी वर्क्स। और अगर एक्सेंट नहीं निकालता तो ना प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी, ओके। हाँ इसका एक्सेंट थोड़ा भारी है, मेरे को भी आते 3-4 लग गए थे आने में। हाँ ओके चलो ए बच्चा लोग, तो पहला डॉक्यूमेंट बनाएंगे आरओसी के लिए, कौन सी? वो है बिजनेस प्लान। अब बोलिए चारों पूछे तो बिजनेस प्लान में क्या होता है बताओ हमको, तो हम बताएं आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आखिर मुझे प्रमोटर्स देंगे ना। प्रमोटर ने कौन? ये 50 लोग जो कंपनी फॉर्म कर रहे हैं 51 को भर्ती करने के लिए, है ना। आवेश को भर्ती करना ना भी मालकशिप में, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्टनर में मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट है कितनी? अप टू 50, इसलिए 51 मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन बिजनेस अगर वर्ल्ड वाइड बनाना है तो हमको हजारों मेंबर लगते हैं, बराबर कि नहीं। इसलिए जितने लोग ज्यादा उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा, उतना मैनेजमेंट एबिलिटी ज्यादा, इसलिए ज्यादा लोग इन्वॉल्व करेंगे तो ज्यादा ब्रांचेस खुलती जाएंगी। समझा तुषार? ओके चलो ध्यान दो अभी तक। तो मैंने बोला देखो इस डॉक्यूमेंटेशन में करना क्या है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आप जो बिजनेस कर रहे हो, अब आपने बिजनेस किया तो आरओसी पहले पूछेगा कि हम आपको कंपनी बनने क्यों दे, आपकी लायकी है क्या उतनी? तो हम बोलते हैं हमारी लायकी है। तो बोलते लाओ तुम्हारा बिजनेस प्लान दिखाओ। प्लान इज ऑलवेज वर्क फॉर फ्यूचर। अरे प्लान जो वर्ड है ना, ये फ्यूचर की इंडिकेशन है। कभी भी प्लानिंग ऑन गोइंग एक्टिविटी नहीं होती, इट इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, बराबर कि नहीं? हाँ बोलो। देखो बिजनेस आइडिया ने क्या, सुनो इसके अंदर हमको क्या लिखना है, इसके अंदर हमको लिखना है मार्केट रिसर्च, यानी क्या? सुनो पहला काम ध्यान दो, इसमें हमको डालना है कि आप जो बिजनेस का मॉडल लेके आए हो, कौन सा मॉडल है बिजनेस का? फुटवेयर बिजनेस, ओके। इंडस्ट्री है कि कॉमर्स है? दोनों है, क्योंकि हम अपना माल बना के खुद बेच रहे हैं, बराबर कि नहीं। तो आपने इंडियन मार्केट को रिसर्च किया क्या? यानी आरओसी पहला क्वेश्चन प्रमोटर से ये पूछेगा। आरओसी मुझसे बात नहीं करेगा, प्रमोटर से बात करेगा। किसको कहा? बोलेगा आप बाजू में हट जाओ, आपका काम हो गया, आपका काम था डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, आप वकील हो, बाजू में हो जाओ, मेरे को जो कंपनी चलाएंगे उनको लेके आओ पहले, क्योंकि आप तो ना कंपनी चलाओगे, आप तो इनको डॉक्यूमेंटेशन बना के दे दोगे, बराबर की नहीं। तो बात करने वाले कौन चाहिए? मालक आओ, प्रमोटर चलाओ। तो मालक को कंपनी बनने के पहले क्या बोलोगे? प्रमोटर्स। क्या बोलोगे? याद रहेगा, मैं कभी भी पूछ सकता हूं, कभी भी, और नहीं आया देखो मेरी लाइफ का एक उसूल है, मैं एक ही बार कोई भी चीज बताऊंगा फुल शिद्दत से। लिटरली ब्रो 11th आपका क्रॉस होता है, पूरा एसपी होता है, बच्चों को प्रमोटर्स नहीं पता कौन होते हैं। नहीं लिटरली आप अपने फ्रेंड से पूछो, बड़ी बड़ी ट्यूशन क्लासों में 1.25 लाख रुपए देके आएंगे, लेकिन उनको प्रमोटर्स नहीं पता है कौन है एग्जैक्टली। इसलिए मैं आपको पिक्चर के थ्रू बता रहा हूं, पिक्चर के थ्रू। अब ये 50 लोग जो कंपनी फॉर्म कर रहे हैं पार्टनर्स, ये कौन है? सब हाँ। अब ये पहली स्टेज में काम करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे ताकि आरओसी से मुलाकात करे। तो उसके लिए उसको नाम दिया है प्रमोशन स्टेज, यानी यहाँ पे काम कौन करता है? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स के बिहाफ में मैं काम कर रहा हूँ वकीलों के, ओके, क्योंकि वो अंगूठे छापे इसलिए उनको नहीं आ रहा है, अज्यूम करो मेरे पिक्चर में, ओके। हाँ पिक्चर है बेटा, टेंशन मत ले, कैरेक्टर बनना पड़ता है। हाँ तो अभी सबसे पहला काम यहाँ पे प्रमोशन स्टेज में पहली बनाएंगे बिजनेस आइडिया प्लान, बिजनेस प्लान। ये डॉक्यूमेंटेशन एक, इसमें सबसे पहले आरओसी पूछेगा कि हम तुमको कंपनी बनने क्यों दे, तुम पार्टनरशिप में खुश नहीं हो गया? तो हम उनको बताएंगे ना, लिख के देना पड़ता है सब कुछ, कि देखिए हमने मार्केट रिसर्च किया है, और मार्केट रिसर्च ये कहता है कि जितना भी मार्केट में टारगेट अचीव किया है उसमें 70% हमने अपना प्रोडक्ट बेचा हुआ है, यानी हर 100 चप्पलों में से 70 चप्पलें हमारी चल रही है, इतना माल हमारा बिक चुका है। तो हमारे को एक परमिशन दो, हमने मार्केट रिसर्च किया है, हमको बड़े पैमाने पे जाना है, तो हमने मार्केट रिसर्च करके ही आपसे परमिशन मांग रहे हैं। तो वो हमको यहाँ पे मार्केट रिसर्च की डॉक्यूमेंट तैयार करनी पड़ेगी बिजनेस प्लान के अंदर। दूसरा बिजनेस मॉडल, कौन सा है हमारा बिजनेस मॉडल?
सबसे पहले देखो मार्केट रिसर्च क्या आता है। मार्केट रिसर्च यानी क्या कि देखो आपको मालूम है हर एक सेगमेंट का एक बिजनेस का अमाउंट होता है। जैसे हम बोलते हैं कि इस इंडिया के अंदर वेडिंग बिजनेस जो है 200 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, ऐसा बोलते हैं ना हम। वैसे ही हर एक तुम्हारा जो बिजनेस सेगमेंट है वो कितने करोड़ों का है, वो मार्केट रिसर्च करो कितना कैप्चर तुम कर सकते हो। तो हम बोलेंगे 100% कैप्चर। पूछो क्यों? चप्पलें तो हर कोई पहन रहा ना भैया। अरे ऐसा कोई व्यक्ति बता दो चप्पल नहीं पहनता? सब पहनता है, हर कोई पहनता है, बराबर कि नहीं? तो यानी हमारा 100% मार्केट है, हमने रिसर्च किया। मॉडल कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एंड चप्पल्स, फुटवेयर, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग, लॉन्ग टर्म्स गोल। हमारा गोल क्या है? गोल ये है कि हमारा एक्सपोर्ट होगा माल, यानी क्या बाइडन को भी हम अपना चप्पल पहनाएंगे, लेकिन यहाँ लिखना नहीं बाइडन को चप्पल पहनाएंगे, ओके। यहाँ लिखेंगे कि वी आर रेडी फॉर एक्सपोर्टिंग द गुड्स, और फॉर एक्सपोर्टिंग द गुड्स वी रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, दैट्स व्हाई आप प्लीज गिव मी अ परमिट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ओके क्लियर। तो ये हमने लिखा लॉन्ग टर्म गोल। टीम बिल्डिंग, आपकी टीम कितनी बड़ी है, आप कितने ब्रांचेस खोलोगे, ये सब पहले ही हमको बताना पड़ेगा। कहाँ पे? आरओसी के अंदर। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज, ट्रेंड एनालिसिस, यानी क्या आपका जो चलन है कब तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग है कि शॉर्ट कम है, यानी क्या आप जो चप्पलों का दुकान खोल के बैठे हो वो लंबा समय चलेगा कि भाई टेम्पररी है। टेम्पररी वाले बिजनेस को आरओसी कंपनी फॉर्म करने देगी नहीं, क्योंकि आप इतने बड़े पैमाने पे जा रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या है? टैक्स दोगे? अच्छा, तो हम बोले हाँ देंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस सालों साल 12 ही महीने चलता है। चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चप्पलें तो बिकनी ही बिकनी है, बराबर कि नहीं? अरे चप्पल टूटी तो अपन डबल लेके आते ना, हम लोग कहते नहीं नहीं ठंडी या फिर रहने दे, फिलहाल मंदी है, बाद में करेंगे, ऐसा होता क्या? नहीं होता। तो इसलिए ये सब चीजें ट्रेंड यानी चलन कितना हमारा 12 ही महीने चलेगा हमारा गुड्स, ऐसा हमने इंग्लिश में पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना के दिया। यानी हमारा पूरा बिजनेस का मॉडल हमने डॉक्यूमेंटेशन में उतार दिया, तो उसको बोलेंगे हम बिजनेस प्लान। क्या बोलेंगे उसको हम? तो पहली डॉक्यूमेंट मैंने उनको तैयार करके दिया, कौन सी? बिजनेस प्लान। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब इसको मैंने बाजू में कर दिया, ठीक है। अब बाजू में करने के बाद दूसरी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और दूसरी डॉक्यूमेंट, अच्छा कौन सी स्टेज में हम अभी? प्रमोशन स्टेज में। पहली डॉक्यूमेंट कौन सी तैयार होंगी बोलो? बिजनेस प्लान। और बिजनेस प्लान क्या है? हमने ये सब पॉइंट कवर करने उसके अंदर। मार्केट रिसर्च कितना किया हमने। अब पता है मार्केट रिसर्च होता क्या है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो जिस मार्केट के अंदर, उसके ऊपर आपने कितना एनालिटिकल किया। जैसे आप देखो कभी भी अपना कोई भी प्रोडक्ट जब न्यू आता है ना कंपनी का या कोई भी दुकान का, सबसे पहला काम मैं बोलता मार्केट को रिसर्च करो। अब एग्जांपल दूं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दूं। देखो पढ़ा ही रहा हूं तो पूरा अच्छा पढ़ाऊं ना। अब जिलेट का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, नहीं दिया था ये वाली ब्रांड से, ठीक है सॉरी, वो मिक्स था ना पूरा, एक सारे बैचे से पता ही नहीं चलता कहां कहां क्या दिया एग्जाम। सुनो, जिलेट कंपनी ने क्या किया था? जिलेट कंपनी मालूम है क्या होता है? दाढ़ी काटते हैं, हाँ दाढ़ी, हाँ ओके, शेव। तो शेविंग के जो ब्लेड्स है ना वो जिलेट कंपनी तैयार करती है, ओके, शेविंग मटेरियल जो भी है। अब हुआ क्या, जिलेट ने एक नया ब्लेड तैयार किया था, बटन दबाया कि बाल निकल जाते थे ब्लेड से, ऐसे खींचो और बटन दबाया कि बाल निकल जाते थे। अब वो हुआ क्या था, वो ब्लेड को लॉन्च करने के पहले उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों पे ट्राई किया उसको। अब विदेशी कंपनी है, कौन सी कंपनी है? यहाँ तो करेगी नहीं। अब ऑक्सफोर्ड कंपनी के बच्चों पे जब वो ट्राई किया तो बराबर वहां पे मस्त चल रहा, लेकिन जैसे इंडियन मार्केट में लेके आए, वो लाने वाले इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन रिसर्च उन्होंने यहाँ नहीं किया, रिसर्च उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों को फ्री में दिया, बेटा शेविंग करिए ना, ये लो हमारे ब्लेड से करो, ओके। अब जैसे ही वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों के ऊपर वो जिलेट का एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेस हो गया, वो इंडियन मार्केट में लेके आ गए डायरेक्ट बेचने के लिए। अब इंडियन पीपल्स ने जब उसको यूज किया तो वो मॉडल हो गया फेल, कोई ले रहा इन डबल। तो फिर रिसर्च में ये एनालाइटिक हुआ कि मॉडल फेल क्यों हुआ एक्चुअली। तो रीजन ये था क्योंकि हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस है शेविंग करने की और वहां पे जो प्रोसेस है वो दोनों में अंतर है।
क्या अंतर है? यहाँ पे अगर हम बार्बर के पास जाते हैं या खुद भी जब शेविंग करते हैं, क्लीन शेव, मैं जीरो मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लीन शेव की बात कर रहा हूँ, और अमेरिका के यहाँ पे जो क्लीन शेव करते हैं उसमें अंतर है। अंतर क्या है? अमेरिकन लोग क्या करते हैं, अमेरिकन लोग सबसे पहले कांच के सामने, वॉश बेसिन के सामने रुकते हैं, और वो ब्लेड जो है ना, ब्लेड वो जब मारते हैं उसको शेविंग करने के बाद, वो क्रीम फोम आती है ना, फोम मारने के बाद, तो वो ब्लेड मारने के बाद उस नल का वो चालू रखते हैं, और नल का चालू रखने के बाद क्या होता है, वो जब नलके के प्रेशर, नलका का जो प्रेशर होता है, प्रेशर उससे जब बटन दबाया तो बाल सही में निकल जा रहे थे ब्लेड से पूरे, और फिर डबल वो यूज हो रहा था। अरे भाई ब्लेड दो टाइप के होते हैं, यूज एंड थ्रो वाले, एक डबल यूज बार बार यूज करने वाला ब्लेड होता है एक। तो बार बार यूज करने वाला ब्लेड नहीं था। कैसे? वो बाल जो था, वो जो शेविंग वाले बाल होते हैं वो निकल जाते हैं अपने आप। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हमारे करने का तरीका अलग है। क्या होता है, हमारे यहाँ जब हम बार्बर के पास जाते हैं या खुद करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम मग्गा लेते, क्या लेते? मग्गा। उस मग्गे के अंदर हम मग्गा लेते हैं, और मग्गे के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोम लगाते हैं, हम वो क्रीम लगाते हैं, और फिर उसको हम शेविंग का वो घुमाते हैं। और जब हम मग्गे में डाल रहे हैं उसको, तो बटन दबाए तो बाल निकल ही नहीं रहे, क्योंकि उसको प्रेशर ही नहीं मिल रहा नलकी का। आप समझे क्या? यानी अमेरिका वाले क्या करते हैं, नलका खुला रख के वो करते हैं, और हम इंडियन क्या करते हैं, हम पूरा मग्गा रखते हैं, मग्गा लेते हैं, उस मग्गे में बार बार ऐसे डुबाते हैं और वो यूज करते हैं। पानी का बचाओ, सेव वाटर सेव लाइफ। हाँ, आजकल यूथ कोई नहीं करता, मतलब बड़े करते हैं, हम लोग तो जीरो मशीन यूज करते हैं ना भाई। हाँ, ध्यान दो, इट्स रिक्वेस्ट टू यू। दूसरा रीजन फेल होने का ये था कि अमेरिका के लोग के जो बाल है एकदम सॉफ्ट होते। क्या होते हैं? सॉफ्ट, क्योंकि वहां का वेदर ही वैसा है। और यहाँ पे कहीं गलती दाढ़ी लग गई किसी को तो निशान, ओके, होता कि नहीं होता है? अब आप ही देख लो, हम जब बच्चे थे तो हमारे पापा लोग आते थे दाढ़ी कटवा के, शेविंग करवा के, तो हमको जब किस करते थे, मतलब पापा आपकी दाढ़ी लग रही है, बोलते थे। हाँ, तो इंडिया के जो बाल है थोड़े रफ है, क्योंकि यहाँ का वेदर थोड़ा वैसा है। और अमेरिकन के जो मतलब जो विदेशी बाल होते हैं ना, मतलब विदेश लोगों के जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? इसकी वजह से वो बाल निकल भी रहते जल्दी, यहाँ पे निकल नहीं रहता। तो ये होता है मार्क, जिस आपको ना एक्स्ट्रा नॉलेज देने की इच्छा ही नहीं होती थी मेरी। कुछ दो बातें नया बताओ, आप लोग अपनी बातें शुरू कर देते हो। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडियन मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट पूरी तरह फेल हो गया। रीजन ये था हमारा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी प्रोडक्ट को जहां ला रहे हो, हम बोलते हैं कि रिसर्च वहां करो। रिसर्च के लिए क्या करो, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस दो उनको, मतलब सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट दो, डेमो प्रोडक्ट वहीं पे जहां पे आप उसको लाना चाह रहे हो। आप दे रहे हो किसी और को कहीं सेगमेंट में और ला किसी और मार्केट में रहे हो, तो वैसा प्रोडक्ट तो फेल होना ही है। इसलिए आरओसी पहले हमसे बिजनेस प्लान में बताता कि जहां आप अपना प्रोडक्ट ला रहे हो उस एरिया के अंदर आपने अपना रिसर्च किया है, आपने अपने प्रोडक्ट बेचे हुए, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग है, क्या पब्लिक खरीदने को रेडी है, एक्सेप्ट कितना है, आपके रिव्यू क्या है, वो हमको बताओ पूरा, ताकि हम आपको फिर आप एलिजिबल बनो कंपनी बनने के लिए। नहीं तो आप पार्टनरशिप में रहो भैया, हम हर दुकान को कंपनी बनने दे सकते नहीं है। बोलो, वो आगे आएगा, अभी नहीं, इधर नहीं। इधर सिर्फ अपने प्रोडक्ट और बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो बना रहे हैं हम प्रोडक्ट के ऊपर, या बिजनेस का आइडिया हम यहाँ पे लिख रहे हैं बस। ओके, तो बिजनेस आइडिया में कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं आपको समझा, आपको क्लियर? हाँ, डेवलप प्रोसेस बताना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ नहीं, इंटीग्रेंस नहीं बताएंगे भाई, पेटेंट्स करेंगे ना हम उसको। समझा आपको? क्लियर आया? क्लियर समझ में आपको? तो इस तरीके से पूरी बिजनेस की आइडिया हम एक बिजनेस प्लान के अंदर उतारते, एक डॉक्यूमेंट उतारते, उस डॉक्यूमेंट का नाम दिया बिजनेस प्लान। तो बताओ प्रमोटर्स ने पहली डॉक्यूमेंट कौन सी बनाई, बताओ? हाँ, अब दूसरी डॉक्यूमेंट पहली स्टेज में रहेंगी फाइनेंशियल प्लान। अब इसमें क्या करना है सर? हाँ, अब फाइनेंशियल प्लान में हमको आरओसी को ये बताना है। अब आरओसी हमसे बात तो ना करता, वो बोलता लिखत में दो सब, क्या दो, क्योंकि लॉ हमेशा राइटिंग वर्क मांगता। क्या मांगता?
हाँ, जितना आप राइटिंग में डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग बनाओगे उतना आपको जल्दी हम कंपनी बनाएंगे, इसलिए हमको ये डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। आरओसी हमसे बात नहीं करता, उसको टाइम नहीं इतना, वो बोलेगा फाइल सबमिट करो, हम अपने आप पढ़ेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे। हम आपसे क्यों पूछे, आपने राइटिंग में जो दिया है उसके बेस पर ही हम आपको अलाउ करेंगे कंपनी बनना या नहीं। ओके, क्लियर, समझा। दूसरा है फाइनेंशियल प्लान। अब फाइनेंशियल प्लान यानी क्या, सुनो। अब भाई आरओसी हमको इस डॉक्यूमेंट में पूछेगा मतलब लिख के देंगे हम उसको कि तुम जो सोच रहे हो कि बाइडेन को चप्पल पहनाना है, उतना पैसा है तुम्हारे पास, बताओ, दिखाओ। यानी यहाँ पैसे वैसे कुछ नहीं, और यहाँ तुमको चले कंपनी बनने, तो यहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर का पूरा प्लानिंग कहाँ है, कितना ब्रांचेस में कितना इनफ्लो आएगा, आउटफ्लो आएगा कैश का, या कहाँ से कौन सी ब्रांच खोलोगे, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कितने स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग में कितने आउटलेट खोलोगे ब्रांचेस, ये सब यहीं पे अभी हमें बताओ, और उस ब्रांच के लिए पैसा है क्या। देखो अभी तक खोला नहीं है क्योंकि कंपनी बनी, अभी तक ये फ्यूचर की बात है, क्या ये, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है प्लान। प्लान इज ऑलवेज इंडिकेशन फॉर फ्यूचर, ये याद रखना हमेशा। तो यहाँ ये सॉरी बेटा वो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, वो क्यों करेगा, नहीं 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 बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको भरपूर पैसा मिल रहा है, काय को वो करेगा। अब तुम बताओ, हमारे जज है इंडिया के, बिकते क्या, उनको बहुत पैसा मिलता है, उनको नीड नहीं है, उनका पेट भरा हुआ है पूरा। ये जो हाई क्लास ऑफिसर होते हैं ना बेटा, इनका पेट भरा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत खिलाती, सहूलियत दे देगा, इतनी सहूलियत देती कि बोलते अब हमको चाहिए ही नहीं, हमारा मन मर गया है। समझा कुछ तुमको। और कॉन्फिडेंशियल वर्क लीक करने में है ही क्या, इसमें कुछ लीक करेगी। हाँ तो प्लान तो पहले देने पड़ेंगे ना। अब बताओ आपकी कंपनी, आपकी दुकान एलिजिबल है कि नहीं कंपनी बनने के लिए, ये कैसे मालूम पड़े। और आरओसी देखो मैंने आपको बताया, आरओसी सिर्फ रखवाला है, एग्जीक्यूटर है ओनली एक्ट का। आरओसी के पास पावर है लेकिन वो अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो क्यों उसको भी पूछने के लिए बैठे हैं ना ऊपर ऑफिसर्स। तो कोई उससे पूछेगा तुमने इसको कंपनी बनने क्यों दिया बता, तो बोलेगा भैया डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग थी, ये देखो लिखत में है मेरे पास, इसलिए हम उसको सबमिट करते हैं। आरओसी अपने मन मुताबिक, भाई उसकी इच्छा नहीं, इनकी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो इनको दूंगा नहीं कंपनी बना, ऐसा नहीं होता। वो भी लॉ का रखवाला ही है, एग्जीक्यूटर ऐसे है। ये जज, आरओसी, रजिस्ट्रार, ये सब कौन है, ये सब अपने मन मुताबिक कुछ नहीं करते, जो लॉ में प्रोविजंस है वो ही करेंगे। अगर इनको डॉक्यूमेंटेशन अच्छा बना के दिया, कितना भी खुन्नस रहे आरओसी का, वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकेगा। समझा आपको क्लियर। वो एक्ट का रखवाला है, वो एक्ट के अंदर रजिस्टर करने का उसको पावर है, लेकिन वो अगेंस्ट जाएगा तो उसको लिखत में देना पड़ेगा क्यों अगेंस्ट जा रहा है भैया। कितनी बार भी जहां फेल हुआ, कोई एरिया वीक जा रही है तो हमको बताएगा ना वो आरओसी, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग करके देंगे डबल। यानी कंपनी बनने की नीयत चाहिए तो होती रहती, होके रहेंगी भैया। ओके क्लियर, समझा आपको अच्छे से। हाँ तो प्रमोशन स्टेज में दूसरा काम है फाइनेंशियल प्लान में। अब फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या बनाना है अपने को, सुनो। हाँ हाँ बोलो क्या है। बेटा फाइनेंस का खर्चा यूज कहाँ करोगे, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे कंपनी के अंदर, आपका फ्यूचर में बजट कितना है, बजट उसकी बारे में बात करिए यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, अभी पहला है सेल्स प्लान, आप कितना माल बेचोगे, टर्नओवर क्या रहेगा आपका, उससे पैसा आएगा। अब बताओ इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, वो यानी दो सोर्सेस है, इनफ्लो आउटफ्लो। तो पैसा आपको कंपनी बनने के बाद कहाँ कहाँ से आएगा। अब बताओ सेल्स करने से नोटा आती की जाती, तो आपका सेल्स कितना है, स्टोरेज प्लान कितना है, प्रोडक्शन शेड्यूल कितना है, स्टोरेज प्लान मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल कितना यूज करोगे आप, उसके बाद कितना आप एम्प्लॉयमेंट दोगे। एम्प्लॉयमेंट हम आपको कंपनी बनने क्यों दे, आप हमारी एरिया के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट दोगे, एम्प्लॉयमेंट से लोगों को इनकम आएगी, क्या आएंगी, पावर्टी कम होगी, पावर्टी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा ना। आप देखो मोदी ने सीएम बनते हुए, जब सीएम थे, गुजरात को कैसे डेवलप किया, कंपनीज लाकर, अरे बड़ी बड़ी कंपनी लाए ना वहां पे, और क्या किया, तो उससे क्या हुआ, उस वहां के एरिया को डेवलपमेंट हुआ ना, कैसे वहां के लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिलने के बाद वहां पे इनकम जनरेशन हुआ, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ, और उस स्टेट को टैक्स भी मिला, कैसे, वहां माल बनने लगा तो आधा सीजीएसटी एसजीएसटी उसको मिला ना।
समझा आपको क्लियर? हाँ बोलिए क्या हुआ, क्वेश्चंस क्या है? बेटा नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे? मैंने क्या बोला, आरओसी अपने मन मुताबिक कुछ नहीं करता, वो सिर्फ कौन है, एक्ट का एग्जीक्यूटर ही है। कौन है वो? यानी वो चलाता है एक्ट को, बस बस। हाँ बोलो। देखो फाइनेंस अभी आएगा कहां से, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वो हमसे पूछता है कि तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है बताओ, फाइनेंशियल और बिजनेस का। तुम बिजनेस कहां तक कर सकते हैं, हम तुमको कंपनी बनने क्यों दे? भाई पार्टनरशिप का लैग क्या था जो तुम कंपनी मजबूर हो रहे हो? ओके फिर यहाँ पे फाइनेंशियली तुम कितना ऊपर साउंड करोगे देश को कंपनी बनाकर? देखो फाइनेंस में यहाँ पे कोई आंकड़ा नहीं बनाना है, फाइनेंस कहाँ कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ यूज होगा आप वो बताओ। इनफ्लो आउटफ्लो, नोटा कहाँ कहाँ आ रही हो ना, कहाँ कहाँ यूज होगी, वो अपन ने याद करो। फ्लेक्सिबल बजट नहीं बनाया था क्या? बनाया था ना, कि कितना हम कैपेसिटी माल आ रहा जा रहा, तो उस कैश बजट बनाना, कैश बजट याद करो। तो कैश बजट इन शॉर्ट फाइनेंशियल प्लान है अपना, कि आप फ्यूचर में टोटल टर्नओवर कितना करोगे, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, आपका रॉ मटेरियल परचेसिंग कैपेसिटी कितना है, वो देखता है कि नेचुरल रिसोर्स देश कितने यूज हो रहे हैं। अब आप बताओ रॉ मटेरियल लोगे से इंडिया से लोगे ना, आपके देश का पैसा आएगा ना, कितना सप्लाई करोगे आप, माल कितना बनाओगे, कितना स्केल बढ़ाओगे, कितना अभी तक मार्केट कवर है, कितना आगे करोगे। जैसे अभी हमारा ये भाटिया कंपनी का मार्केट महाराष्ट्र का कवर है, सेट, अब हमको नेशनल कवर करना है पहले, तो कितना आप माल बेचोगे, कितना आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आपका, कितना आप कौन से स्टेट में आप बनाओगे, कहाँ कहाँ आपके कॉम्पिटिशन है, कितना आपका टर्नओवर एक्सपेक्टेशन है, अंदाजन, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो ये सब हमको यहाँ पे लिखना है सेल वगैरह का। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। हाँ देखो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी चलती भी लॉ के मुताबिक है, मिटती भी लॉ के मुताबिक है, और चलती भी लॉ के मुताबिक है, बनती मिटती और चलती। सुनो ना, तो जब कंपनी बंद होती है ना, तो उस प्रोसेस को नाम दिया है लिक्विडेशन। क्या नाम दिया है? और उस टाइम पे लिक्विडेटर हायर होता है, यानी गवर्नमेंट का एक वकील हायर होता है गवर्नमेंट द्वारा, और वो हमको लॉफुली क्लोज कर देता है, पूरा बेच देता है वो पूरा। लिक्विडेटर क्या करेगा, सबसे पहले बताऊं क्या सिंप्लीफाइड, सबसे पहले वो पूरी एसेट्स को बेच देगा, पूरी टोटल, उसमें स्टॉक भी आ जाएगा, उसमें स्टॉक भी आएगा, जो बचा हुआ माल है ना वो भी आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज माय एसेट। आगे बताऊंगा क्यों, एक मिनट पहले क्वेश्चन कर दूं कवर। उसके बाद वो पूरा कैश में कन्वर्ट करना, कैश पूरा लिक्विड एसेट बोलते हैं, आप देखो कैश बोलते लिक्विड एसेट। और सबसे पहले वो बाहर कर्जदारों का पेमेंट करेगा, और कर्जदारों का पेमेंट हो गया पूरा, फिर वो ओनर जो बचा वो ओनर्स का लो। और इस पीरियड में इसकी खासियत क्या है, पैसा खत्म एग्जाम्पल खत्म, पैसा खत्म एग्जाम्पल खत्म। यानी क्या, कि जो पैसा आया हुआ है कैश टेबल पे रखा उसने, वो कर्जदारों को लाइन पे खड़ा करना, लाइन में, वो लाइन में खड़ा करने के बाद वो उसकी क्राइटेरिया भी लॉ ने बनाया हुआ है। पहले लाइन में खड़ा होता है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, दूसरा होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तीसरा होता है लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, चौथा होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, चौथा होता है डिबेंचर होल्डर्स, पांचवा होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, छठवें नंबर पे होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सातवें नंबर पे होता है इक्विटी शेयर होल्डर। अब तुमको ये कुछ दिमाग में नहीं आया, हाँ आगे जब पढ़ोगे तो सब समझेगा आपको। तो इस तरीके से लिक्विडेटर सबको पेमेंट करते रहता है, और जहां पे पैसा खत्म हो गया वहीं पे क्रेडिट बाहर की कर्जदार हो या मान लो आपको बोलेंगे टाटा बाय बाय हो गया खत्म, पिक्चर जाओ, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि लिक्विडेटर अपने जेब से ना भर के देगा, वो तो आखिर जो कंपनी एसेट बेचा उसी में से ही पेमेंट करेगा ना। समझा आपको क्लियर? तो वो कंपनी बंद होने की प्रोसेस है, अभी हम चालू भी नहीं हुई अब तक, हम पहले ही क्यों अपशगुन सोचे यार। हाँ बोलो। क्या हुआ, किसने बोला, कहां से आई? ओके कैप्टन कहां से आवाज आई? मनीष खैर हो, हाँ बोलो। हाँ
मैनेजर कोई नहीं होता यहाँ पे। देखो कंपनी सही माने बताऊँ क्या, दो लोग मिलकर चलाते हैं। कौन कौन? एक होता है कंपनी सेक्रेटरी और दूसरा होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी कौन होते हैं? इनको आने के में टाइम है, अभी इनको आने में अभी टाइम है। आप में से ही किसी को बनाएंगे, टेंशन मत लो। ओके क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? बेटा देखो, शॉर्ट टर्म बंद हो रही है, लॉन्ग टर्म बंद हो रही, हम लोग यहाँ पे फ्यूचर की प्लान कर रहे हैं। देखो एक बात सुनो, आरओसी आपको ये एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ पे, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपकी दुकान लॉन्ग टर्म चलनी ही चाहिए। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि सब सोच समझ के जा रहे हैं ना भैया, कुछ प्रॉपर एजेंडा है ना आपका पास, यानी ऐसा नहीं कि बस चल रहे हो, बस बनाना है बना दिया हो गया, ऐसा नहीं। इसलिए वो आपसे अश्योरेंस मांगता है यहाँ पे। अब फ्यूचर तो अनसर्टन है, वो चलता भी और नहीं भी चलेगा, बराबर कि नहीं? तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन हम यहाँ पे वो इसलिए मांग रहा है कि तुम लोग देखो क्या होता है, प्लानिंग, अ वेल प्लान इज अ हाफ डन, ऐसे कहते हैं। अच्छी प्लानिंग हमारा आधा काम कर लेता है। तो यहाँ पे अगर हमने बिजनेस का मॉडल सही सिलेक्ट किया हुआ है, या फाइनेंस का हमें रास्ता पता है, इनफ्लो आने का सोर्स कौन सा, आउटफ्लो कहाँ से आएगा, तो इससे क्या होगा, हम अपनी आने वाली फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? उससे कम करेंगे। और कम करेंगे तो क्या होगा, हमारा बिजनेस उतना एक्यूरेट चलेगा। क्या चलेगा? जो ये आपस में बॉयज बात कर रहे हैं ना, सुन लो मेरी बात, एक बात सुन लो। मेरा यहाँ पे खत्म हुआ पढ़ाना, मेरा वाइवा शुरू हुआ नहीं हुआ, तो मैं एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूं, बता रहा मैं क्लियर? यस स्टूडेंट्स ध्यान दो। हाँ, तो फाइनेंशियल प्लान के अंदर हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं, यानी क्या कि पैसा कहां कहां से आएगा और कहां कहां जाएगा फ्यूचर में। अभी तक दुकान कंपनी बनी, क्या कंपनी बनने के बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा सेल्स का, हम सेल्स का स्टोरेज कैसे करेंगे, मतलब गुड्स का, फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे रहेंगी, हमारा शेड्यूल हमारा पूरा, उसके बाद हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना रहेगा, हम कहाँ से मंगाएंगे, ये सब चीजें हमको पहले ही लिख के देना पड़ता है। कहाँ पे? प्लान के अंदर। ओके क्लियर? इन शॉर्ट पैसा इनफ्लो एंड आउटफ्लो की स्टडी करना यहाँ पे आएगा, नोटा कहाँ से आ रही और कहाँ जाएगी। यहां तक समझा आपको? अब नोटा जाने के सोर्स कौन से है? एग्जाम्पल आप देखो, हमने स्टाफ की सैलरी पे किया, कितना स्टाफ आप रखोगे, ओके, टोटल स्टाफ कितना का सैलरी उसका, एम्प्लॉइज का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहाँ रखोगे, प्लान्स, यानी कौन सी अदर कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, क्या कोई अदर कंपनी आप परचेज करना चाह रहे हैं क्या, और भी रनिंग कंपनी, वो उसका फ्यूचर प्लानिंग आप बताओ पूरा हमको। उसके बाद मटेरियल कहाँ से आएगा आपका, रॉ मटेरियल, वो कहाँ से आएगा फ्यूचर का रॉ मटेरियल, वो आप बताइए हमें कंपनी बनने के बाद। उसके बाद ऐसे बहुत सारे आने के और जाने के सोर्सेज, नोटा आने के और जाने के सोर्सेज, समझा आपको क्लियर? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार किया हमने। अब पहली स्टेज में तीसरी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, मेमोरेंडम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कंपनी की जान। इस डॉक्यूमेंट को सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब आप देखो आपके, अब मैं आपको एक यहां पे सिखा रहा हूं आपका ड्रॉबैक आपके बुक का। सुनो बच्चा लोग, देखो आपके बुक के अंदर, ये बच्चा लोग, आपके बुक के अंदर और हमारे पढ़ाने में अंतर क्या है? अब देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, इसको आपके बुक ने अलग से कोई तो भी चैप्टर में फेंका हुआ है, एसपी में अलग, आगे के चैप्टर में बहुत सारे, आगे के चैप्टर में, और फॉर्मेशन चैप्टर पहले का दिया हुआ है स्टार्टिंग में आपको। तो उसमें क्या होता है, बच्चा जब फॉर्मेशन स्टेज पढ़ता है तो उसको समझते नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम, और हम जब आपको पढ़ाते हैं तो हम लोग वो मेमोरेंडम फॉर्मेशन के वक्त ही पूरा डिटेल में समझा देते ताकि आगे की स्टेज आपको समझ में आए। समझा गया? इसलिए मैं आपको बुक से चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा के एक ही पिक्चर पढ़ा रहा हूं, पूरी एक ही पिक्चर है, यानी हर चैप्टर किसी ना किसी में इन्वॉल्व होते होते आपका होते जा रहा है पूरा।
अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको एक अलग चैप्टर ही है उसमें, किसमें, आपकी बुक में, लेकिन हम आपको बुक में चैप्टर वाइज पढ़ा ही नहीं रहे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कितने चैप्टर खत्म हो गए, आपको यानी आपका पूरा बुक खत्म हो जाएगा एक ही पिक्चर में, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपको लगना एक ही पिक्चर चल रही है भाटिया कंपनी की जो बनाना है अपने को। समझा क्लियर? ये है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरेशन। फिर उसके बाद हम लैंग्वेज पे चलेंगे। ओके क्लियर? लेकिन आप देखो यहाँ पे, आप जब मैं आप बता रहा हूँ तो आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज बनाते जा रहे हो, आपकी नोट्स खुद ही तैयार हो रही है। ओके चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। सो व्हाट इज मेमोरेंडम? सुनो, सबसे पहली बात सुन लो, जब भी हम आरओसी से मुलाकात करेंगे, अब बताओ आरओसी से मुलाकात कहाँ होगी, फर्स्ट स्टेज में कि सेकंड स्टेज में? ओके, जितनी भी डॉक्यूमेंट ले जाएंगे फाइलें भर भर के, वो सब फाइलें बाजू करेगा, सबसे पहले देखेगा मेमोरेंडम, क्योंकि सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन वो है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को फंडामेंटल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्यों पूछो क्यों? सुनो, कंपनी के अंदर दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक है जो कंपनी को जन्म दे रही है, जन्म, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरी जो कंपनी को चलाती है, कंपनी का संविधान समझो अपने आप में, और वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये दोनों डॉक्यूमेंट, मजे की बात क्या है, बनाई जाती है पहली स्टेज पे ही, यानी एक डॉक्यूमेंट ऐसी है जो कंपनी को जन्म दे रही है और एक डॉक्यूमेंट जो कंपनी को चला रही है। इसलिए फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या फंडामेंटल डॉक्यूमेंट पूछे तो कौन सी रहेंगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेनिंग डॉक्यूमेंट पूछे अगर, तो वो आएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए बोलते हैं इसको, एओए, इसको बोलते हैं एमओए। समझा? सही मायने में सब ये दो ही डॉक्यूमेंट है जो आरओसी पढ़ेगा, बाकी उसको कोई डॉक्यूमेंटेशन में इंटरेस्ट नहीं है, वो बनाना पड़ता है फॉर्मेलिटी के लिए, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो। और एक बात सुन लो, मेमोरेंडम खत्म करने के लिए हमको 4 to 5 सेशंस लगेंगे। और मजे की बात क्या है, सुनो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ाने के वक्त मैं यहाँ पे एक तीर पे 3 निशान मारूंगा। पहला, आपका फॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है, दूसरा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी हो जाएगा यहीं पे, और तीसरा मेमोरेंडम पढ़ाने के लिए कई सारे टॉपिक और भी खोलने पड़ेंगे, तो हाथ इसके साथ खोल के निपटाते जाऊंगा। फिर बोलूं एक बार, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन थर्ड वाला बोल रहा हूं, थर्ड वाला रिपीट कर रहा हूं। मेमोरेंडम एसोसिएशन पढ़ाने के लिए, डिटेल में पढ़ाने के लिए कई सारे टॉपिक खोलने पड़ेंगे इसके अंदर, तो वो भी हाथ में खोलते होंगे। इसलिए अगले 4 से 5 सेशन सिर्फ हम एक डॉक्यूमेंट पे गवाएंगे, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसी के साथ साथ मैं कई सारे 4-5 टॉपिक यहाँ पे कवर भी कर दूंगा, क्योंकि उसके सिवा आपको मेमोरेंडम समझेगा नहीं। और एक बार मेमोरेंडम समझ आया, आपको आधी पिक्चर समझ में आ गई कंपनी कैसे बनती है और क्यों बनती है। ओके क्लियर? हाँ, तो अब बताओ, अब ये चारों हमसे पूछेंगे, कौन? ये चारों आए थे ना मेरे पास ऑफिस में, वरुण, धीरज और हर्ष और नील, ये चारों आए, मुझसे पूछे कि सर ये क्या है, अभी 2 आफत कम थी जो नहीं थी सिलाई, ये बड़ी सबसे बड़ी क्या आफत है? आरओसी कंपनी बनाने का कि नहीं, ये देखेगा मेमोरेंडम, बस सबसे पहले मेमोरेंडम देखेगा, मेमोरेंडम होती, इसलिए इसको बर्थ डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम बर्थ डॉक्यूमेंट बोलते हैं, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू में आएगा ये, एंट्रेंस टेस्ट में, फिर नहीं बोलना सर ने पढ़ाया नहीं। सही मायने में कंपनी को बनाने वाली डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ एक ही है, मेमोरेंडम। इसके अंदर हमको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है बच्चा लोग, इंफॉर्मेशन जो है वो डिवाइड की गई है 6 क्लॉजेस के अंदर, 6 क्लॉजेस के अंदर। The detailed information of the memorandum is divided into 6 clauses, and that clauses अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्लॉजेस पढ़ाते पढ़ाते मैं कहीं सारे वो टॉपिक अंदर के खोल जाऊंगा जो आपको अलग अलग चैप्टर में दिए हुए हैं। सेक्शन एंड क्लॉजेस में अंतर होता है। सेक्शन इज वाइडर देन क्लॉजेस। एग्जाम्पल देखो, कंपनी के अंदर रिक्वायर्ड है मेमोरेंडम
it explained in section, but memorandum contains information divided into 6 terms known as clauses, सब टाइप्स हो सकते हैं, समझा आपको क्लियर? सब सेक्शंस को हम बोलते हैं क्लॉजेस सिंपल भाषा में। यानी सुनो, कंपनी एक्ट बोलता है आरओसी किसी को भी कंपनी बनने देना है तो पहले क्या लाओ, उनकी मेमोरेंडम सबमिट करवा, ये बोलता है एक्ट का सेक्शन, धारा, एक धारा, ओके। और उस धारा के अंदर अब मेमोरेंडम को बनाने के लिए जो सब टाइप्स, मतलब उसके जो अंदर डिवाइडेशन की गई इंफॉर्मेशन पूरी, उसको बोला गया है क्लॉजेस। सो व्हाट इज अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन और क्लॉजेस? समझ आया? क्लॉज उसका कंसेप्ट छोटा है, सेक्शन कंसेप्ट बड़ा होता है, ओके। सेक्शन इज वाइडर कंसेप्ट देन क्लॉज, सिंपल भाषा में। यहां तक क्लियर है पिक्चर? समझा अभी आपको? हाँ, तो अभी हमने क्या सीखा? मेमोरेंडम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन भरेंगे वो कितने क्लॉजेस में डिवाइड की हुई है, पूछ। अब उनके नाम है, तो क्लॉज नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। पहला है नेम क्लॉज। क्या है? अब ये बोलूंगा सर ये नेम क्लॉज क्या है? वरी ये चारों पूछ रहे हैं, तो मैंने बोला बताओ कंपनी का नाम क्या रखना है। नेम क्लॉज एक्सप्लेन करता है कंपनी का नाम। तो बोला सर नाम क्या वही रखना है, हमने अपनी महाराष्ट्र लेवल तक गुडविल कमाई हुई है, गवाएंगे तो ना नया नाम देकर, बराबर कि नहीं? अरे पार्टनरशिप में दुकान चलाई जो हुई है वही नाम रखेंगे ना। पूछो क्यों? अरे चालू गुडविल कोई गवाता क्या हाथ से? हाँ एक मिनट, नाम चेंज कर सकते हो भले करना है तो। हाँ क्या बोल रही है बेटा? लोग किसके नाम से जानते? वरुण के नाम से, हर्ष के नाम से। वो जो चप्पलें पहन रहे उस पर लिखा हुआ क्या है? ब्रांडिंग भाटिया, 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 वरुण, हर्ष, ये नहीं लिखा हुआ है। आप यहाँ वन्नेस को देख के आए कि अंकुश को देख के आए? वन्नेस को, पहले प्रायोरिटी वन्नेस को मिलती है, ओसीसी, समझा? कोई भी नाम, अब मैंने यहाँ पे ब्रांच खोली तो मैंने वन्नेस का वन्नेस रखा ना, यहाँ पे भी कोई अलग रखा क्या मैंने? आज समझा क्या आपको? क्लियर? नाम चेंज नहीं करना, चालू दुकान की गुडविल खराब करूंगी क्या? अपनी खराब करूंगी क्या? हाँ, चिमन लाल बाबू ने इतनी मेहनत की थी। हाँ चलो ओके। हाँ तो अभी सबसे पहले हम लोग नेम क्लॉज में क्या लिखते हैं? तो नेम क्लॉज कंटेन्ड नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का यहाँ पे नाम लिखना है, लेकिन शर्तें है कुछ यहाँ पे, शर्तें। अब वो शर्तों को पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको अदर टॉपिक खोलते रहूं। यानी क्या? अभी फॉर्मेशन अटक गया है। क्यों? फॉर्मेशन पढ़ना है तो पहले एक डॉक्यूमेंट समझनी पड़ेगी। कौन सी? मेमोरेंडम। और मेमोरेंडम पढ़ना है तो उसके पहले कई सारे टॉपिक और भी समझने पड़ेंगे। तो मैं क्लॉजेस पढ़ाते पढ़ाते अंदर के टर्म्स पढ़ाने के लिए नए नए टॉपिक खोलते जा रहा हूं। रेडी? हाँ, अब ये चारों पूछते सर नाम, नेम क्लॉज क्या होता है? देखो भाई इसमें तुम्हारे कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा आपने को नेम क्लॉज के अंदर। क्लॉज नंबर 1 नेम क्लॉज कहता है कि आपकी कंपनी का नाम लिखो। अब यहाँ पे कंपनी का नाम जो है वो क्या रहेगा? भाटिया फुटवेयर। तो भाटिया फुटवेयर, अब भाटिया फुटवेयर ये तो नाम कॉमन है, ये पार्टनरशिप में भी वही था। लेकिन अब कंपनी बनाना है तो आपको नाम के पीछे या तो कंपनी लिमिटेड लिखना है, या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, या तो प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी लिखना है। सब बता रहा हूं भाई, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक ही बार बताऊंगा लाइफ में, इसके बाद मैं पूछूंगा तुमसे, मेरा एक उसूल है। हाँ अब ये तीनों, अब ये बोलते सर तीनों लिखना है? नहीं, तीनों में से कोई भी एक लिखना है। कौन सा लिखूं बोलो? वैसे पहले मतलब तो बताओ, फुकट के 50,000 देंगे क्या आपको? सबका बताओ पहले, सही है कि नहीं? 50,000 फीस ले रहे, एक तो इतनी बड़ी अमाउंट ले रहे ना, काम भी तो वैसा है भाऊ। तो पहले बताओ भी, बोला उन्होंने। ठीक है चलो सुनो, क्या होता सुनो। देखो ये तीन अलग अलग नाम जो है टाइटल पीछे के, देखो भाटिया फुटवेयर कॉमन रहेगा आपका। लेकिन जो नाम के पीछे ये जो 3 वर्ड है, ये 3 वर्ड अलग अलग टाइप की कंपनियां एक्सप्लेन करती है। अब पहली कंपनी जो है ना, एक आम इंसान जब अपनी दुकान को कंपनी में तब्दील करता है, यानी अपनी दुकान को बड़ा करता है, बड़े पैमाने पे खेलना चाहता है, तो अब उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला या तो वो प्राइवेट कंपनी बनाए, या तो वो पब्लिक कंपनी बनाए, या तो वो 1 पर्सन कंपनी बनाए।
अब मैंने बोला ए भाटिया के प्रमोटर्स, तुम्हारे पास ये थर्ड ऑप्शन ही नहीं रहा, बताओ ना क्यों, पहले दो जान लो। हाँ, अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर क्या है, पहले तुमको ये जानना पड़ेगा। सुनो, तो पहले बताया कि सर पब्लिक कंपनी पूर्ति की प्राइवेट कंपनी, मेरे को उन्होंने पूछा मैं कौन वकील, तो मैंने भैया वो तो तुम्हारी दुकान है, तुम डिसाइड करके बताओगे तो मैं लिखूंगा। तो बोलता पहले सर मतलब बताओ तीनों में अंतर क्या है। मैं सुनो सुनो क्या अंतर है। पहला अंतर अभी फिलहाल डिटेल में नहीं, ऊपरी ऊपरी। हाँ, क्या कर रहे हैं हम फिलहाल, ऊपरी ऊपरी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी फिर से बताऊंगा कब, जब कंपनी पूरी बन जाएगी। एक बार बनने दो, उसके बाद। पहला सुनो, अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 2 लोग चाहिए। है क्या तुम्हारे 2 लोग? बोला सर 50 लोग हैं। अरे 50 लोग हैं ना बस, ठीक है, यानी आप एलिजिबल हो प्राइवेट कंपनी बनने के लिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी का एक ड्रॉबैक है भैया, बोलो क्या? 200 मेंबर तक की मैक्सिमम खींच सकते। अब हर्ष बोलता सर यानी क्या आपको क्या बार बार हमने फीस दे बेटा क्या? क्यों? अभी 50 में पार्टनरशिप बना के अटका दिया, शुरुआत में कंपनी बना के देते थे, तो अभी डबल हमको ये हमारा हेल्प पार्टी नहीं करना देते। तो मैंने कहा मेरे को क्या सपना था कि तुम इतना बड़ा बिजनेस फैला के जाओगे। 2 लोगों में स्टार्ट किया था, आते थे 50 तक किया मैं तुमको रिकंस्टिट्यूट, बराबर कि नहीं? तो बोला हर्ष, बोला सर क्या डबल, फिर अभी 200 के बाद फिर तुम्हारे पास आया, बोलते फिर पब्लिक कंपनी में। अरे हटाओ, इससे बड़ा सोचना है, बड़ा वर्ल्ड वाइड। बाइडन को चप्पल पहना है सर, इतनी बड़ी ब्रांचेस खोलने के लिए पैसा लगेगा ज्यादा, और पैसा लगाने के लिए लोग भी लगेंगे ज्यादा, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर कितना है? और पब्लिक कंपनी में समझिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 लोग चाहिए। क्या 7 लोग तुम्हारे पास है? 50 लोग है, ठीक है, यानी पब्लिक कंपनी के लिए भी एलिजिबल हो। दूसरा, मैक्सिमम यहाँ पे नो लिमिट, यानी अनलिमिटेड, हजारों लाखों लोग मालक बनाओ, कोई तुम्हारे को यहाँ पे मनाही नहीं है, ठीक है, बराबर है? हाँ, अब सुनो एक और बात है। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आम जनता से आप पैसा शेयर बेचकर नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे सर ये शेयर क्या है, फिर बताओ। ये शेयर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा नए कैपिटल क्लॉज के अंदर, क्या पढ़ाऊंगा। और ये एक बार शेयर आ गया 12th में 8 मार्क का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में शेयर के ऊपर क्वेश्चन आता है। कहां पढ़ा रहा हूं? 11 में। मैंने क्या बोला, मेरे लिए 11 तो 12 अलग है ही नहीं, ये एक ही पिक्चर है, सीख लो। बाद में अगर किसी बच्चे को निकाल भी दिया मैंने यहां से, तो उसको टेंशन नहीं रहेगा, एटलीस्ट कंसेप्ट तो रहेंगे क्लियर। तो कहीं भी पढ़ लोगे 19वीं ट्यूशन में। मैंने बोला अगर आप प्राइवेट कंपनी बनना चाहोगे तो आप आम जनता से शेयर बेचकर पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये पैसा कलेक्ट, ये आम जनता से, उसको सीखने के लिए पहले शेयर क्या है ये सीखना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? तो शेयर का जिक्र आगे आएगा क्लॉज नंबर 3 में, कैपिटल क्लॉज में। कहाँ आएगा? यानी कल परसों में ही। और जब शेयर आएगा तो शेयर को डिटेल में पढ़ेंगे फिर से। यानी क्या सीखा मैंने? टॉपिक के अंदर टॉपिक के अंदर टॉपिक में खोलते जा रहा हूं, ताकि तुम्हारा एक ही पिक्चर में पूरा हो जाए, पिक्चर खत्म। और पब्लिक कंपनी में एक ऑप्शन क्या है कि तुम आम जनता को शेयर बेचकर पैसा कलेक्ट कर सकते हो। आम जनता जिनको आप जानते भी नहीं, इससे आप अनलिमिटेड पैसा कलेक्ट कर सकते, अनलिमिटेड जितना आपको इच्छा है। तो अब हर्ष ने बोला सर ज्यादा स्केल कहाँ बढ़ने को मिलेगा, हमको बाइडन को चप्पल करना है सर, तो कहाँ जाए, कौन सी कंपनी में जाए ना? देखो पब्लिक कंपनी लो, कोई टेंशन ही नहीं फिर। लेकिन पब्लिक कंपनी में आरओसी थोड़ा रोना धोना करता, वो बनाने देगा नहीं हमको। पूछो क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में आम जनता का इन्वॉल्वेशन है, और अगर पब्लिक कंपनी कोई लॉस में आती है या बंद होती है तो उसमें आम जनता यानी गवर्नमेंट का नुकसान, क्योंकि कॉमन पीपल इज द गवर्नमेंट। इसलिए पब्लिक कंपनी के लिए थोड़ा वो रोना धोना करेंगे आरओसी। प्राइवेट कंपनी तुमको बना दे देंगे इजीली, क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है 200 लोग आपस में खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आम जनता को इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। उनको बोलते लाओ पैसा लाओ, हमको हम धंधा करेंगे, तुम भी हम कमाएंगे तुम भी कमाओ, चलो साथ में। लेकिन अगर नुकसान में आए तो तुम भी नुकसान में आओगे। आपको समझ आया क्या? समझ आया? यानी क्या सीखा? 2 सिम्टम आपको देखना है। पहला मेंबरशिप में पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने हैं? 2 और मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए मेंबर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड।
कितना भी मेंबरशिप लाकर आप पैसा कलेक्ट करना चाहोगे, यानी अगर मैं चाहूँ अगर तुम अपने बिजनेस को वर्ल्ड इकोनॉमी में खेलना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा पब्लिक कंपनी करूंगा। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, सुनो एक मिनट ध्यान दो, रुकना बेटा, सब क्वेश्चन लेंगे। अब पब्लिक कंपनी का सिम्टम्स है, अगर आपको पब्लिक कंपनी बनना है तो आपको सिर्फ नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड लिखना है नेम क्लॉज के अंदर, वो समझ आएगा क्या आरओसी भाऊ समझ आएगा कि घड़ी को क्या चाहिए, पब्लिक कंपनी बनानी है, बराबर कि नहीं। लेकिन अगर तुमको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो हमको नाम के पीछे, नाम तुम्हारा कोई भी लो, पीवीटी एलटीडी या पीवीटी एलटीडी कंपनी भी आप लिख सकते हो नाम, तो आरओसी भाव समझेगा कि भाव को प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए चाहिए। आप सुनो, अब ओपीसी जो है ना, ये इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का इनोवेशन है। पहले 1956 एक्ट में ओपीसी था ही नहीं कोई, ये बच्चे लोग। अब बताओ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले क्या था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के एक्ट के अंदर इसका कोई प्रोविजन नहीं था एक्चुअली, ये अभी अभी आया हुआ है। अभी क्या काम करता है समझा दो एक मिनट के लिए, सुनो क्या होता था, सुनो। जब 1956 एक्ट था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, उसमें कोई भी कंपनी फॉर्म होना है तो मिनिमम 2 पीपल्स आर रिक्वायर्ड, प्राइवेट के लिए 2 और पब्लिक के लिए 7, ओके। लेकिन कोई अगर अकेला पर्सन है और बोलता मेरे पास बम पैसा है, मेरे को नहीं चाहिए लोग, हट मैं अकेले ही दम पे कंपनी खोलूंगा, अरमा पैसा है मेरे पास, तो इंडियन कंपनीज एक्ट बेचारा उसको अलाउ ही नहीं करता था। मुझे क्यों, पुराना एक्ट, क्योंकि अकेला इंसान सिर्फ सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कर सकता है, ऐसे पुराना एक्ट कैसे बोलता था, अरे अकेला इंडिविजुअल पर्सन। लेकिन आज नए एक्ट ने वो सॉलियस भी रिमूव कर दी, मतलब वो डिफिकल्टी रिमूव कर दी, सॉलिड दे दी कि अगर अकेला पर्सन चाहे, एक अकेला सिंगल पर्सन, उसके बाद बम पैसा है, वो अकेला चाहता है कि मैं खुद के ऊपर दम पे, खुद के मैनेजमेंट एबिलिटी से मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, मेरे को नहीं चाहिए लोग, मेरे को नहीं बांटना है प्रॉफिट लॉस शेयर, मेरे को जो भी होगा मैं अपनी जेब लूंगा, मैं वर्ल्ड वाइड खेल सकता, मैं अकेला दम रखता, नेशनल वाइड तो खेलूंगा, मैं पक्का खेलूंगा। ऐसा अगर तुम्हारे अंदर वो करेज है, पैसा भी है, बम है, तो नया एक्ट तुम्हें परमिट करता है कि आप चाहो तो ओपीसी 1 पर्सन कंपनी बन के डायरेक्ट, नो नीड टू ज्वाइन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, डायरेक्ट यू कैन फॉर्म योर कंपनी नोन एज 1 पर्सन कंपनी। बट 1 पर्सन कंपनी इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी, ये और कुछ नहीं है, प्राइवेट कंपनी। इसलिए आप देखो, इसलिए देखो 1 पर्सन कंपनी की साइन क्या है, पीवीटी एलटीडी और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओपीसी। ओपीसी किसने लाया, नए एक्ट लाया, पुराने एक्ट में सिर्फ 2 ही कंपनियां थी, कौन सी, पब्लिक या तो प्राइवेट। कोई पूछेगा तो आएगा पक्का, डन। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर 2 ही एक्ट, 2 ही कंपनी टाइप का, पब्लिक या प्राइवेट। और अब यहाँ पे क्या हो गया, एक 1 पर्सन कंपनी उसके लिए दिया है जो अकेला जिगर पे अपने दम पे अपनी कंपनी खोलना चाहता है, जो पुराना एक्ट उसको परमिट न करते हुए उसका बाउंड्री रोक रहा था। अब नए एक्ट ने बोला जा बेटा कर, तो अकेला खेलना ना, खेल अकेला, जा खेल। हमारा मेन मकसद क्या है, बड़े पैमाने पे धंधा करो सब लोग, तुम लोग, और गवर्नमेंट को पैसा भरपूर देते रहो, आन दो पैसा। कंपनियां कमाएंगी तो टैक्स अपने यहाँ भरेगी ना, जितना रेवेन्यू ज्यादा कंट्री में उतना ग्रोथ भी ज्यादा। समझा क्या आपको, क्लियर? अरे आ रहा क्या, बट 1 पर्सन कंपनी इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी फॉर्म बाय 1 पर्सन। जो तुम्हारे पास अभी ऑप्शन नहीं, तो क्यों, तुम पहले ही भर्ती 50 लोग करके बैठे हो, अरे प्रमोटर्स ही तो 50 है, तो अकेला प्रमोटर्स कहाँ है भैया, इसलिए तुम्हारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है। बंद करो, हट। तुम बताओ अभी क्या लिखूं, जल्दी बताओ, प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी, ठीक है, यानी बड़े पैमाने में खेलना है, सबसे बड़े पैमाने की दुकान होती है पब्लिक कंपनी, क्योंकि उसमें मेंबर्स की कोई लिमिटेशन, पैसा कितना भी आता आंदो, कि मेंबर आएंगे तो पैसा भी तो लाएंगे, है ना। ओके क्लियर, समझा? हाँ, वो आगे बढ़ाएंगे। मैं अभी आपको शेयर में अटकाना नहीं चाहता हूं, अभी एकदम सिंप्लीफाइड चलो। जब शेयर का बारी आएगा ना तो आपको डिटेल में 2-3 दिन लगा दूंगा, बस उस पर टेंशन मत लो, कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे नहीं मिलेगा। और हमारे लिए कोई नया थोड़ी नहीं है, पूछो क्यों, हमारे सालों साल का वही काम है।
तुम बताओ, तुमको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे लिए नया है क्या? हमको पता है कौन सी टेक्निक से कहाँ पढ़ाना है, कैसे लेके जाना है, समझा? क्योंकि एक बच्चे, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज है कि तुम्हारा इंटरेस्ट बनाए रखना उसके अंदर। ओके, आप क्वेश्चंस क्या है पूछो। हाँ 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 नहीं, पब्लिक कंपनी का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट का कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब यहाँ पे ये वो पब्लिक सेक्टर था। हेलो, ये पब्लिक कंपनी है, आप वो पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी को मिक्स मत करो प्लीज। पब्लिक सेक्टर में तो गवर्नमेंट की दुकान है और पब्लिक कंपनी में तो हम सबकी दुकान है जिसमें आम आदमी भी इन्वॉल्व है। सॉरी बेटा, जो कमाएंगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट सब कब देंगे? प्राइवेट कंपनी भी टैक्स भरती, पब्लिक कंपनी भरती। टैक्स तो हर दुकान सोल ट्रेडर भी भरता अगर टैक्सेशन में आया तो। देखो मैंने क्या बोला, पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी में अंतर है, आप उसको मिक्स मत करो। जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी कहां थी? प्राइवेट में थी कि पब्लिक में थी? तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी दो टाइप की बनती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। है वो कौन? कॉमन, इसमें गवर्नमेंट को कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। गवर्नमेंट के मुताबिक हम चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप किसके पास है? हम सब कॉमन पीपल के पास, देश के कॉमन नागरिक। फिर चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, सब सॉरी चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं मैं तो वो पब्लिक सेक्टर में आता है। देखो आपने उसको पढ़ाया नहीं, मैंने आप भी उसको पढ़ाया, पहले ये समझ लो, वो समझ जाएगा अपने आप। समझा आपको? क्लियर? गॉट इट? तो आप प्लीज मिक्स मत करो, जिसका भी मिक्स होगा। पब्लिक सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इज फॉर्म बाय प्राइवेट इंडिविजुअल पर्संस। कितने? द मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड 7 and there is no maximum limit. That's why called as public company. Common people's established public company, यानी हम सब से मिलती चलती कंपनी। और जितनी भी बड़ी दुकानें, अंबानी की, टाटा की, ये सब पब्लिक कंपनी बन के चल रही है, अदानी की। ओके, ये प्राइवेट कंपनी नहीं, कौन सी है? अब पब्लिक कंपनी पहचाना कैसे हूं बताऊं? जिसके भी कंपनी के शेयर बिक रहे मार्केट में, वो सब पब्लिक कंपनी है। इतना फिलहाल के लिए तुमको मैं यही बताता हूं, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि जब तक आपको शेयर कंसेप्ट होगा नहीं तब तक मैं आपको और डिटेल में इसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं। समझा? तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी रिपीट आऊंगा, बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले अभी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना समझ लो, नेम क्लॉज के लिए सिर्फ। हाँ, क्वेश्चन क्या है बोलो? देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, मनीष कह रहे हो? हाँ, अब एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे बच्चों द्वारा कि सर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी बन गई, बाद में वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं। पूछो क्यों? अगर 200 से ऊपर मेंबर ले लिए तो कहाँ से बन पाओगे? नहीं ले हो तो कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इट। बट एक बात बताओ, तुमको पब्लिक कंपनी से प्राइवेट बनना ही क्यों है? एक रीजन बता दो, रीजन वैलिड। क्या होता शेयर? तो फिर आप अभी कैसे बोल रहे हो? मैंने शेयर पढ़ाया ही नहीं आपको, तो आपको शेयर का मतलब पता भी नहीं है, और पता भी नहीं तो वो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है आपका। ऐसा कोई कंडीशन आएंगी नहीं। हम कोई भी बिजनेस को रिवर्स नहीं लाएंगे, हम ऊपर ही लाएंगे, हम ऊपर लाएंगे, हम नीचे नहीं आना चाहेंगे। और प्राइवेट कंपनी कंपेरेटिवली पब्लिक कंपनी छोटी होती है। क्या होती है? प्राइवेट कंपनी आपको अकोला में 10 दिखेंगी, 10 दिखेंगी। खंडेलवाल ज्वेलर्स प्राइवेट कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट कंपनी बनकर चल रही दुकानें, बराबर कि नहीं? लेकिन पब्लिक कंपनी आपको अकोला में दिखेंगी नहीं, वो बड़ी बड़ी कंपनी होती है। समझा आपको? क्लियर? हाँ, अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? जिसके भी मार्केट में शेयर बिक रहे हो वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक। और प्राइवेट कंपनी मार्केट में अपने शेयर बेच सकती? लिख के दिया ना वहां पे, अभी तो लिख के दिया मैंने आपको। अब शेयर क्या है पढ़ाऊंगा आगे। हाँ, अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स है, सुनो। लास्ट 2 मिनट्स लास्ट में खत्म करना है मेरे को प्राइवेट। आज नेम क्लॉज खत्म करना है, कल मैं इसके ऊपर आऊंगा नहीं।
कल मैं क्लॉज नंबर 2 पढ़ाऊंगा मेमोरेंडम का। यानी टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द मेमोरेंडम डिवाइडेड इनटू 6 क्लॉज। पहला क्लॉज कंप्लीट किया हूं आज मैन क्लॉज। अब सुनो, मैंने बताया है नालायक को सुनो चारों लोग, तुम लोग लिखोगे ना मेरे यहाँ पे। सुनो, पहला, द नेम ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी ऑलरेडी एग्जिस्ट। पहली कंडीशन और है, कंपनी लॉ कहता है, कंपनी ये कहता है कि जो नाम आप रख रहे हो वो ऑलरेडी कोई दूसरी कंपनी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको आरओसी अलाउ नहीं करेगा। समझा क्या? पूछो क्यों? सेकेंड स्टेज में आपको रिजर्वेशन नेम देना है, लिखना है फॉर्म, तो उसमें वो देखेंगे पहले कि आपका जो नाम है, हेलो ए बच्चा लोग, वो ऑलरेडी कोई कंपनी का है क्या? अगर है तो मैच वाला नाम चलेगा नहीं। एग्जाम्पल, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारी भाटिया कंपनी रख रहे हैं हम, अगर भाटिया कंपनी एक्ट में पहले रजिस्टर होगा कोई और दुकान चल रही होगी भाटिया फुटवेयर के नाम से, तो आपको वो अलाउ नहीं करेगा, बोलेंगे नाम चेंज करो अपना। पहला कंडीशन। दूसरा, द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, स्टेट लीडर्स और एनी वेल नोन पर्सनैलिटी कैन नॉट बी इंक्लूड इन द नेम ऑफ कंपनी। कोई भी लीडर का, प्रेसिडेंट का नाम चलेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल, अभी हमारा मोदी जी का नाम क्या है, तो आप नरेंद्र मोदी जी, मोदी कंपनी के नाम से नहीं खोल सकते। कोई पुराना प्रेसिडेंट महात्मा गांधी के नाम से कंपनी नहीं खोल सकते आप, चलेगा। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा। ओके, मोदी 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 यू कैन फॉर्म इट ना, नो डाउट, मोदी बहुत होते हैं, बराबर कि नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो यू कैन नॉट फॉर्म विद द नेम ऑफ नरेंद्र मोदी। ओके, हाँ, नहीं हो सकता वो। ओके, हमको इंडियन लॉ अलाउ नहीं करता है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो इंडिया की शान की बात होती है, इंडिया की प्रिविलेज की बात जाती है। वो प्रिविलेज नेम इंडिया के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप बेजबरदस्ती उनका गुडविल खाओगे क्या? इसलिए आप समझेंगे मेरी बात को। तो कोई भी प्रेसिडेंट, लीडर का नाम चलेगा नहीं। महात्मा गांधी के नाम से आप कंपनी को, गांधी कंपनी खोलो चलेगा, महात्मा गांधी नहीं। या फिर उनका पूरा नाम क्या था? अरे मोदी जी, महात्मा गांधी का नाम मोहनदास गांधी कंपनी नाम से नहीं खोल सकते आप। देन तीसरा कंडीशन बोलता है ये एक्ट, ये क्लॉज तीसरा कंडीशन बोलता है, द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड विच विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। ए, कोई ऐसा नाम नहीं चाहिए जो झगड़े लाए। झगड़े यानी क्या? दंगे फैला दे या ये फैला दे, हाँ, या कुछ भी। जैसे अभी आजकल हिंदू मुस्लिम्स में काफी ज्यादा वो चल रहा है, डिस्प्यूट्स, है ना, तो आप ऐसे मतलब समझिए ना आप लोग, कोई ऐसे भड़काने वाला नाम नहीं ला सकते, क्योंकि देश में शांति बनी रहनी चाहिए। अरे तो बेटा वो रिजर्वेशन नेम हम सेकेंड स्टेज आने दो, उसमें बता देंगे आपको। ओके, वो अपने आप हम अप्लाई करते वक्त ही हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा नाम एग्जिस्ट में है ऑलरेडी कि नहीं। क्लियर? आरओसी से मुलाकात होने के पहले हमको मालूम पड़ जाता है। अरे आ रहा क्या समझ में आपको? आगे बढ़ू। नेक्स्ट है, द नेम डज नॉट रिजेंबल्स एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, या यानी क्या कि ऑलरेडी किसी का लोगो अगर लगाया होगा किसने, तो आप वही नाम यहाँ पे अपना रख सकते नहीं। आपका खुद का नया ट्रेडमार्क लोगो रजिस्टर होना चाहिए। समझा क्लियर आपको? जैसे हमारा वननेस का लोगो है, ठीक है। काम करो, कल इसके ऊपर कंडीशन डिस्कस करेंगे। ओके, अभी बैच खत्म हो रहा है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। टाइम हो गया एक्चुअली।